हम लोग न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली वी हैव टू क्लासिफाई द न्यूज़, ओके, नेशनल, इंटरनेशनल एंड एस्से, okay, as per the syllabus. So general studies first paper में Indian heritage, culture, history, geography of world and society. जनरल स्टडीज सेकेंड के सिलेबस में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर इनिशिएटिव, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस थर्ड पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस फोर्थ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस क्रम में हम लोग इसको न्यूज़ को क्लासिफाई करते हैं। तो पिछले 4-5 दिनों की न्यूज़। तो जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर से जो रिलेटेड न्यूज़ है, तो एडिटोरियल है कोलोनाइजिंग colonialism and its discontent today. So this is the editorial, and next thing is bats evicted from Manipur cave for tourism, and next thing is image issue over currency, coinage with images of gods and goddesses date back to Kushanas. Okay, and then GS paper second से related states should have uniform policy and law and order, and UAPA gave an impetus to fight against terror, and you know pragmatic in picking Gujarat as capital. जगन मीन्स यहाँ पे कैपिटल कई कैपिटल इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। एंड देन एडिटोरियल इज द डेथ पेनाल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस एडिटोरियल। एंड देन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिल्यूजन ऑफ राजभवन, दिस इज आल्सो एडिटोरियल। एंड पेपर थर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो हैं मुल्ला पेरियार डैम, एंड फाइनेंस मिनिस्टर कॉल फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इंक्रीज हुआ है, और पीएम टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर सी 295 एयरक्राफ्ट प्लांट इन गुजरात, okay, and GM mustard oil. So these are the issues we are going to discuss. Now next thing is colonialism and its discontent today. तो इसको समझने से पहले हम ये इस आर्टिकल को समझने के पहले हम कोलोनियलिज्म को समझेंगे। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है कि कल्चरल और लैंग्वेज को दोनों रूप से हम एक विशेष एरिया में रहने वाले लोगों पर अधिकार कर लें, तो उसे बोलते हैं कोलोनियलिज्म। इकोनॉमिक फ्रीडम भी कॉलोनाइज़र के पास होगी, और जो कॉलोनी में रह रहे हैं उनके पास उतनी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होगी, तो एक तरह से ये इकोनॉमिक गुलामी भी हो जाती है। तो ये कॉलोनियलिज्म है। तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो इंडिया में जो रूट जमाया है वो 3 स्टेजेस में है। ओके, तो हम 3 स्टेजेस में है, और डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट पैटर्न ऑफ सबऑर्डिनेशन आपको मिलेगा कॉलोनी का, डिफरेंट कॉलोनियल पॉलिसीज मिलेगी आपको, डिफरेंट कॉलोनियल पॉलिसीज मिलेगी, एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज मिलेगी, और डिफरेंट इम्पैक्ट एंड कॉलोनियल पीपल रिस्पॉन्सेस, ये सब डिफरेंट मिलेगा। तो 3 फेजेस में कॉलोनियलिज्म इंडिया में हुआ। वो तीनों फेजेज हैं। पहला फेज है पीरियड ऑफ मर्केंटलिज्म, इसमें मोनोपोली ऑफ ट्रेड पे फोकस था। एंड दूसरा फेज था पीरियड ऑफ लेसेस फायर, इसमें पीरियड ऑफ लेसेस फेयर, इसमें 1813 टू 1860 इसमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था, क्योंकि इसी दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गैदर्ड मोमेंटम इन ब्रिटेन। तो इस समय इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था। देन पीरियड ऑफ इम्पेरियलिज्म, जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ये इंडस्ट्रीज यूरोप की कई कंट्रीज में इस्टेब्लिश हो गई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी, तब फिर एक कंपटीशन बढ़ गया, और इसी कारण से इस फेज में आप वर्ल्ड वार भी पाओगे। ड्यूरिंग फाइनेंस कैपिटलिज्म 1914 से लेके 1918 के बीच में वर्ल्ड वार भी हुआ था। तो ये चीजें हैं जो कोलोनियलिज्म। नाउ कोलोनियलिज्म ऑथर टॉक्स अबाउट इन दिस एडिटोरियल दैट अभी भी कोलोनियलिज्म, चूंकि हमारे हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, तो अभी भी जैसा कि आप जानते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन ही हम फॉलो करते हैं। तो ये ब्रिटिश लीगेसी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
जो हमारे यहाँ है वो ब्रिटेन की ही देन है और बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो जैसे लैंग्वेज हम लोग को की जो लोकल लैंग्वेज थी उसका सिग्निफिकेंस डाउन हो रहा है और जो फॉरेन लैंग्वेज थी लाइक इंग्लिश उसका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है इंडिया में भी। तो ये सब अपना इम्पैक्ट कोलोनियलिज्म यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत है और मीन्स कल्चरल जो कल्चर था इंडिजिनियस पॉपुलेशन का वो बहुत कुछ स्तर तक वाइप्ड आउट हो चुका है। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश किए हैं कि कोलोनाइज़ेशन में एक होता है कोलोनाइज़र एक होता है कोलोनाइज़र जैसे ब्रिटेन और दूसरी चीज़ होती है कोलोनाइज़्ड लाइक इंडिया साउथ अफ्रीका ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ ये सब कॉलोनी थे। तो कॉलोनाइज़र अपने हित के लिए कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करते थे। तो इससे क्या होगा, इसके आउटकम्स क्या होंगे? रेसिज़्म होगा और कॉलोनियल गवर्नेंस मैकेनिज़्म एस्टेब्लिश होगी। जैसे अभी भी अपने यहाँ इंडियन सिविल सर्विसेज़ है, पहले इंपीरियल सिविल सर्विसेज़ हुआ करती थी। एंड यू नो कॉलोनाइज़्ड कॉलोनी अभी भी पुअर है। ओके और कम्युनलिज्म होगा और एथनिक डाइवर्सिटी होगी। तो ये चीज़ें इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई हैं कि ब्रिटिश की ये कॉलोनी थी और उनके कल्चरल वैल्यूज़ अभी भी और उनके सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अभी भी इंडिया में जिंदा हैं। तो इसकी बात की गई है और फिर नेक्स्ट एडिटोरियल है द डेथ पेनाल्टी एंड ह्यूमनलाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। डेथ पेनाल्टी या इसे बोलते हैं डेथ सेंटेंस भी, डेथ पेनाल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझनी होती है, डेथ पेनाल्टी को हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं और इसके फेवर में भी कुछ आर्गूमेंट हैं क्योंकि यह क्राइम को रिड्यूस करता है। बट इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस अभी तक ये नहीं मिल पाया इंडिया में कि ये क्राइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। दूसरा इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट ये है कि हम जब भी सोसाइटी से एक व्यक्ति को किल कर देते हैं किसी गंभीर अपराध के लिए, तो उस सोसाइटी से किल करने के बाद उसका जो इकोनॉमी में जो पॉलिटी जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और उससे जुड़े जितने लोग हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक सपोज़ किसी मेल को फांसी दी जाती है, किसी फीमेल को फांसी दी जाती है, तो उसकी पत्नी या पति सफ़र करता है, उसके बच्चे सफ़र करते हैं और सब लोग सफ़र करते हैं। तो ये रिफ़ॉर्म का कोई तरीका नहीं हो सकता क्योंकि रिफ़ॉर्म करने का किसी व्यक्ति में रिफ़ॉर्म लाने के लिए उसे उसमें चेंजेज़ लाने के लिए गुड क्वालिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर हम फांसी दे देंगे तो रिफ़ॉर्म का होने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। तो इसमें जो जस्टिस ललित हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं, जस्टिस ललित जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने बहुत सारे केसेस को इसके पहले भी डील किया है जैसे अनोखीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये डिफरेंट केसेस डील करते समय उन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस सजेस्ट किए थे डेथ पेनाल्टीज लॉज में। ओके एंड डेथ पेनाल्टी और इसका बेसिस क्या था, डेथ पेनाल्टी इंडिया रिपोर्ट 2016। उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे। तो इन्होंने विजन जो एस्टेब्लिश किया था कि इंडिया में डेथ पेनाल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देनी चाहिए और फ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस टू बी कंसीडर्ड व्हाइल इम्पोजिंग डेथ सेंटेंस। ओके, तो 3 जज बेंच थी जिसमें सीजेआई खुद थे और लाइक माइंडेड जजेस और लोग भी थे। तो आर्गुमेंट इन फेवर और दूसरा विजन ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली। इन्होंने कहा कि जहां तक हो सके इसकी जो मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज की, वो डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दे, एबॉलिश कर दे। तो बहुत सारी कंट्रीज में डेथ पेनाल्टी अब नहीं है। तो इसीलिए कहा गया डेथ पेनाल्टी को ह्यूमनाइज करने की भी ज़रूरत है। So this is all about this article and the next article is editorial 3 the extra constitutional delusion of राजभवन। इसमें क्या था कि एक इशू आया था कि एक ट्वीट किया था
गवर्नर ने, और उन्होंने ये कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर की डिग्निटी को लोअर करता है, वो इनवाइट करता है एक्शन इंक्लूडिंग विथड्रॉल ऑफ प्लेजर। मतलब विथड्रॉल ऑफ प्लेजर भी हो सकता है या कोई एक्शन इनवाइट करता है। तो ये न्यूज़ में बहुत फैला, और इसका मतलब क्या है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि इस ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया गवर्नर ने। ये ट्वीट उन्होंने गवर्नर ने इसलिए किया क्योंकि वो आर्टिकल 164(1) में कि कहा गया है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस। अ, तो इसमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक आर्टिकल 164(1) कहता है कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब तक प्लेजर ऑफ गवर्नर है तभी तक मिनिस्टर होल्ड ऑफिस कर सकता है। फिर क्या किया गवर्नर्स के मीन टाइम में अदर मूव आ गए कि आउस्टिंग, बाहर निकालने का वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। ओके, एलिजिंग डेफिसिट्स इन देयर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में डेफिसिट्स से, इसलिए उनको बाहर निकालने के लिए मूव करना पड़ा। तो इस दौरान उन्होंने जो एक्सरसाइज किया वो स्टैच्यूटरी पावर थी एज ए चांसलर की। बट इसको हम आइसोलेटेड फॉर्म में आर्टिकल 164(1) को नहीं पढ़ सकते, हमें इसको अलॉन्ग विथ पढ़ना होगा। We have to read this article 164(1) along with article 163(1) and 163(2). 163(1) कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एड एंड एडवाइज द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को, एंड बेस्ड ऑन दैट गवर्नर कैन टेक डिसीजन। ओके, तो आर्टिकल 163(2) का क्या कहते हैं, गवर्नर कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स में वो अपने डिस्क्रिशन को यूज कर सकता है एज परमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों का आर्टिकल को अगर मिलाकर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरली बाउंड है कैबिनेट डिसीजन से, एक्सेप्ट व्हेन ही हैज लेजिटिमेट राइट टू इन्वोक हिज डिस्क्रिशन। इसका मतलब है कि जो पॉलिसीज ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है फंक्शन ऑफ अपॉइंटेड गवर्नर की, ना कि वाइस वर्सा। मींस पॉलिसीज इलेक्टेड गवर्नमेंट की डिसाइड नहीं करेगी बेस्ड ऑन गवर्नर। तो ये चीजें हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है उसे समझने की जरूरत है कि ये आर्टिकल आई कहाँ से, आर्टिकल 163 एंड 64। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अक्टूबर 1947 में ड्राफ्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 126 के रूप में ये बोला कि गवर्नर्स के जो मिनिस्टर हैं वो शैल बी चूजन एंड समन्ड बाय द गवर्नर, वो चूज किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे, और शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। मींस चूज भी गवर्नर करेगा, उन्हें बुलाएगा भी गवर्नर, और वो ऑफिस भी होल्ड करेंगे गवर्नर के प्लेजर तक। तो इसको आर्टिकल 144 में सम्मिलित करने के बाद इसको डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे डिस्कस किया गया तो जनरल डिस्क्रिशन जो सारी चीज़ों के लिए दे दिया गया है गवर्नर को कि चूज भी करेगा मिनिस्टर, बुलाएगा भी, और ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे मिनिस्टर्स जब तक उसका प्लेजर है। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल डिस्क्रिशन थी, कंप्लीट पावर गवर्नर के हाथ में थी। तो जनरल डिस्क्रिशन विद द गवर्नर को रिमूव कर दिया गया और कैबिनेट को फुल अथॉरिटी दे दी गई, कैबिनेट को अथॉरिटी दे दी गई रूल करने की। तो इस अमेंडमेंट को जो है अमेंडमेंट टू द दिस ड्राफ्ट आर्टिकल, यू नो अम्बेडकर ने इस अमेंडमेंट को मूव किया और ये पास हो गया, और उसी का ये कॉन्सिक्वेंसेस है आर्टिकल 163 और 64। नाउ 163 और 164, और अगर हम स्पीच ऑफ अम्बेडकर देखें ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उन्होंने कहा था ड्यूरिंग प्लेजर का मतलब है प्लेजर शुड नॉट कंटिन्यू when the ministry had lost the uh, you know confidence। ओके, प्लेजर शुड नॉट कंटिन्यू, प्लेजर तब कंटिन्यू नहीं करेगा अगर मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी लॉस्ट हो जाए। तो और अगर अगर कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी लॉस्ट हो जाती है तो कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो अगर कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पे प्लेजर को यूज कर सकते हैं डिसमिस करने के लिए मिनिस्ट्री को,
अम, राज्यपाल, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इनका स्टेटमेंट आया था गवर्नर का, उसको इट मस्ट बी रेड विद आर्टिकल 163(1) एंड 163(2). इसको हम आइसोलेशन में नहीं रीड कर सकते। मीन्स दीज़ आर्टिकल्स 163 एंड 164, आर्टिकल 163 and 164 are inseparable, inseparable, मतलब दे मस्ट बी read together। तो इनको साथ में पढ़ना चाहिए। नाउ इसको समझने के बाद में जो अगला इश्यू है वो है जीएम मस्टर्ड ऑयल के लिए। तो हाइब्रिड एक चीज़ होती है, जीएम मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड ऑयल। तो ये हाइब्रिड भी है और ट्रांसजेनिक भी है। हाइब्रिड मतलब सेम स्पीशीज से जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसजेनिक में डिफरेंट स्पीशीज से जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यू नो जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो मेल एंड फीमेल, मेल से 23 क्रोमोसोम और फीमेल से 23 क्रोमोसोम, ये दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। बट फिर भी एक ही पिता की जो डिफरेंट संतानें होती हैं वो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम्बिनेशन जो होता है डीएनए का, वो मीन्स रिकम्बाइन करते हैं। तो रिकम्बिन, दैट इज कॉल्ड द रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए, दैट इज नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस है। बट अगर हम इसी डीएनए को, डीएनए का क्या होता है, जो डीएनए होता है वो होता है स्पेशली यू नो जीन, जीन की बात हो रही है तो जीन होता है डीएनए में, डीएनए होता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। अभी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, इसमें जीन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ट्रांसजेनिक कहा जाएगा। तो अब इसको बाहर से हम जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इसको अलाउ कौन, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं करा जा सकता। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो इसे अप्रूवल देती है। तो इसने अप्रूवल दिया हुआ है। अभी तक जो अप्रूव्ड है मीन्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन अभी तक अप्रूव्ड है, राइट। इसे हम बोलते हैं उसके बाद में अभी जो है एक्सपेरिमेंट एनवायरमेंटल रिलीज के लिए डीएमएच 11 वर्जन को इन्होंने किया है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को, ये न्यूज़ में है। इसको एनवायरमेंटल रिलीज के लिए अप्रूवल दिया है। अब इस धारा मस्टर्ड 11 को समझना होगा, तो इसमें दीपक पंटाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और ये एक्स बीसी भी थे। इन्होंने ये बताया है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 कैसे बनता है, और इन्होंने बताया है कि इससे यील्ड भी बहुत, लगभग अराउंड 28-30% यील्ड बढ़ जाएगी। सो ये 11 क्या शो करता है, नंबर ऑफ जनरेशन आफ्टर विच ट्रेड्स मैनिफेस्ट। ओके, तो ये चीज़ समझना है। तो अभी तक इसके पीछे रीजन क्यों है, क्यों हम जीएम मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, क्यों हम यील्ड बढ़ाना चाहते हैं मस्टर्ड की, क्योंकि इंडिया अपनी नीड पूरी करने के लिए डोमेस्टिक एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए 55 टू 60% इम्पोर्ट करता है। तो हमें इम्पोर्ट को रिड्यूस करना है। इम्पोर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम जीएम मस्टर्ड की तरफ जा रहे हैं। आते हैं, देखते हैं कि ये किस वैराइटीज़ को, जो मस्टर्ड ऑयल होता है इंडिया में, वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। तो इसमें देखेंगे, हमें हमारे पास एक इंडियन वैरायटी है वरुणा, और एक ईस्ट यूरोपियन वैरायटी, 2 वैरायटी इन्होंने ली, अर्ली हीरा। और ये सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, सेंटर है, वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को किया और क्रॉस पॉलिनेट कराया वरुणा को और अर्ली हीरा को। इसमें क्या किया, सॉइल बैक्टीरियम बार्नेज ऐड किया वरुणा में, और बास्टर यूज किया, बास्टर जीन इंट्रोड्यूस किया अर्ली हीरा में। तो बार्नेज का क्या फंक्शन है, ये टेम्परेरी स्टर्लिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस करता है, और जिससे ये नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट नहीं होता। और ये जो बार्नेज का इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, दिस रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बार्नेज, ओके, एंड अलाउइंग सीड्स टू बी प्रोड्यूस। तो इससे जो सीड बनेगा वो हाइब्रिड सीड जो बना, तो प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड हाइब्रिड्स जो बना, उसमें हमें थर्ड जीन की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे बोलते हैं बार जीन। वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये टॉलरेंट बनाता है हर्बिसाइड की तरफ। मतलब हर्बिसाइड अगर यूज करेंगे तो जो आपका मस्टर्ड है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि टॉलरेंट है।
बाकी जो हर्ब्स हैं उनको वो खत्म कर देगा। तो उस हर्ब्स को ग्लूफोसिनेट अमोनियम बोलते हैं। ये हर्बिसाइड को ग्लूफोसिनेट अमोनियम बोलते हैं। ये इसके प्रति टॉलरेंट है, तो मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं हर्बिसाइड को। ओके, तो जो खरपतवार होते हैं खेतों में, हम उनको रिमूव करने के लिए पहले मैनुअल इंसान को लगाना पड़ता था, क्योंकि अगर हम दवा छिड़कते तो वो हमारे मस्टर्ड को भी खत्म कर देता, हर्बिसाइड। बट अब हर्बिसाइड को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मस्टर्ड प्लांट को वो उस पर असर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वो टॉलरेट कर लेगा इसको। ठीक है, तो मींस 3 जीन्स इसमें ऐड हो रही है, बारनेज, बारस्टर और बार एंजाइम जीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जिसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इशू है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सपोज ये रिवर है, रिवर के पास स्लोप है, तो यहाँ पे हमने डैम बना दिया और यहाँ पे हमने वाटर को कलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने टरबाइन रखा हुआ है, तो इसके थ्रू, ये बहुत ही नैरो पाइप है, इसके थ्रू वाटर का तेजी से फ्लो होगा। अगर स्लोप ज्यादा होगा तो अंडर ग्रेविटी तेजी से फ्लो होगा और टरबाइन रोटेट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी है, जिसे बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब स्लो फाई होना चाहिए। तो डिफरेंट कंडीशंस है, क्या क्या होना चाहिए। स्लो फाई सही होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए और फ्लोइंग वाटर होना चाहिए। अगर फ्लो नहीं करेगा तो टरबाइन रोटेट कैसे करेगी। पेरिनियल फ्लो होना चाहिए, मतलब 12 मास होना चाहिए। बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडियन रिवर है उसमें है, जैसे जो हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल है। बट कुछ साउथ इंडिया में भी क्वालिटीज मिलेगी, जैसे वो हार्डनेस ऑफ द रॉक्स आर मोर देयर। तो स्टेबल लैंड मास है, जो भी जरूरत होती है डैम के लिए। तो वास्ट कैचमेंट एरिया होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड डिस्चार्ज कैपेसिटी, मिनिमम वाटर इतना होना चाहिए जो रन कर सके टरबाइन को। वैली और गार्ज होना चाहिए, जैसे इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन है और बीच में अगर वैली रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डैम बना दिया। तो वैली होना, गॉर्ज होना चाहिए, नहीं तो गार्ज होना चाहिए और पीछे वैली होना चाहिए, ताकि आप उसे स्टोर कर सको। क्योंकि वाटर यहाँ डैम बना दोगे तो वाटर पीछे स्टोर होगा, तो वेरी गार्ज टाइप लोकेशन होना चाहिए। एरिया टू स्टोर वाटर एंड टेक्निकली स्टेबल लैंड मास होना चाहिए। अगर अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आएगा तो जो आप जैसे डैम बना रहे हो, तो ये डैम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये पानी से लो लो लाइन एरिया में फ्लड क्रिएट कर देगा और तमाम लाइफ लॉस होंगे। तो इसलिए जो है टेक्निकली स्टेबल लैंड मास होना चाहिए। हार्डनेस ऑफ द रॉक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू जियोलॉजी ऑफ द रीजन। तो हार्डनेस, अगर हार्ड रॉक होगी तो अच्छा होगा। ओके, स्टेबल लैंड मास होना चाहिए। तो पेनिनसुलर रीजन जो टेक्निकली मोर स्टेबल लैंड मास है। ओके, तो बट वहाँ पे पेरिनियल रिवर नहीं है। तो कुछ इस सब कंडीशंस में कुछ पेनिनसुलर रिवर में मिलेंगी, कुछ आपके हिमालयन रिवर में मिलेंगी। तो डिफरेंट दो टाइप्स की रिवर है, हिमालयन रिवर है और पेनिनसुलर रिवर है। हिमालयन रिवर में इंडस रिवर सिस्टम है। जैसे झेलम रिवर पे तो उरी प्रोजेक्ट है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। डिफरेंट प्रोजेक्ट देख लेते हैं। चेनाब रिवर में और मंगला डैम है। चेनाब रिवर पे देखो तो बगलीहार प्रोजेक्ट है और दुरहस्ती और शलाथरी 1 2 3 तीन वर्जन है। रावी नदी पे ये इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज पर देख रहे हैं। उसमें रंजीत सागर प्रोजेक्ट है, चमेरा प्रोजेक्ट है 1 2 3, और ब्यास पे पोंग डैम है और पैंडो डैम है। वैसे ही सतलज रिवर पे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है और नाथपा झाकरी है। ओके, गंगा रिवर सिस्टम में तेहरी डैम है और विष्णु सागर प्रोजेक्ट है। वैसे ही पेनिनसुलर रिवर्स पे भी हम देख सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर में एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसमें चंबल रिवर है, ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना है। जॉइंट प्रोजेक्ट होता है एमपी और राजस्थान का। अब इसमें देखो तो इसमें महात्मा गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है और कोटा बैराज डैम है। और आप बेतवा नदी पे देखो तो केन बेतवा लिंकिंग की बात हो रही है। लिंक कैनाल के थ्रू होता है, क्योंकि बेतवा रिवर पे हम जो है बेसिकली केन रिवर पे हम दौदान डैम बनाते हैं और फिर उसको कैनाल से कनेक्ट कर देते हैं भारवा सागर डैम से, जो बेतवा रिवर पे है। तो केन बेतवा लिंकिंग हो जाती है इससे। और माता लीला डैम और राजघाट डैम। ओके, रेहान डैम पे ओके, बांध सागर डैम, गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर डैम। दामोदर रिवर पे नैयर डैम, टिटई डैम, ओके, एंड पंचेत डैम और मैथान डैम। महानदी रिवर पे हीरा कुंड डैम। ऐसे गोदावरी रिवर पे, कृष्णा रिवर पे, कावेरी रिवर पे, इन सब पे डैम है।
और इधर देखो आप बेस्ट फ्लोइंग रिवर पे तो हमने बताया जैसे नर्मदा रिवर में बरगई डैम है, इंदिरा सागर डैम है, ओंकालेश्वर डैम है, मंडलेश्वर डैम है, सरदार सरोवर डैम है। तो ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। और हम अब वैगई रिवर पे आते हैं। अब हमें ये देखना होगा, देखो ये वैगई रिवर है, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ये वैगई रिवर तमिलनाडु में फ्लो करती है। तो ये देखो ये मैप है, अगर हम बनाएं तो तमिलनाडु में वैगई रिवर आपकी फ्लो करती है। ये सपोज वैगई रिवर है। और यहाँ पे आप जानते हो कि रेनफॉल होता है वेस्टर्न घाट पे, तो इधर रेनफॉल होने से वाटर सरप्लस है। इस रीजन में वाटर सरप्लस है और इस रीजन में वाटर डेफिशिट है क्योंकि रेन शैडो जोन है। तो ये वाटर डेफिशिट है। तो यहाँ पे क्या होता था, एक रिवर है जो पेरियार बोलते हैं, उस रिवर का नाम है पेरियार रिवर। तो पेरियार रिवर के फ्लो को डाइवर्ट कर दिया किधर, वैगई रिवर में। ओके, वाटर डेफिशिट रीजन में डाइवर्ट कर दिया। ये अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये वाटर डेफिशिट रीजन है और ये वाटर सरप्लस रीजन है। तो पेरियार रिवर, यहाँ पे देखो ये रिवर है आपकी पेरियार रिवर। और इस पेरियार रिवर और ये वैगई रिवर है, वैगई रिवर पेरियार रिवर, यहाँ पे डैम बना के इन लोगों ने क्या किया कि वाटर को डाइवर्ट कर दिया पेरियार रिवर में। ओके। अब क्या इशू क्या है कि केरला गवर्नमेंट ये कह रही है कि खर्चा तो हमारा सारा होता है और पानी सारा तमिलनाडु को मिलता है। ये बहुत पुरानी डैम अंग्रेजों के समय की है और ये कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनी है। तो इशू केरला और तमिलनाडु के बीच बना हुआ है। एक तो फाइनेंशियल इशू है और दूसरा ये कभी अगर डैम ब्रेक हो गया क्योंकि इतना पुराना है तो लो लाइंग रीजन में सारा लोग जो है वो डूब जाएंगे। तो एक 6 मेंबर कमेटी, टेक्निकल कमेटी बनी है, केरला गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है कि वो रेडी एक्शन प्लान तैयार करें। तो दिस इज वाई दिस इज इन द न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज, अभी कंट्रोवर्सी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर लिखा है कि इमेजेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा, महात्मा गांधी के साथ साथ गणेश और लक्ष्मी की भी इमेज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब ये कंट्रोवर्सी है। अभी कुछ दिनों पहले भी ये बात हुई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की फोटो होनी चाहिए के साथ, गांधी जी के साथ, बट उसको आरबीआई ने डिनाई किया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। ओके। तो अब बट ये समझना जरूरी है कि ये विजुअल्स जो होते हैं, ये लीगल टेंडर पे, करेंसी नोट्स पे, ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स अगर देखें तो जो 1947 में जो करेंसी नोट्स, 1949 में फर्स्ट टाइम 1 रुपी की नोट पब्लिश हुई थी और उसमें पोर्ट्रेट ऑफ किंग जॉर्ज की जगह लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ था। तो ये समझना है। फिर 1969 में महात्मा गांधी की फोटो आई फर्स्ट फीचर, फिर महात्मा गांधी सीरीज आई और तमाम जो है कल्चरल हेरिटेज मोनूमेंट, कल्चर इंपॉर्टेंट साइट्स एंड मोनूमेंट्स भी आए नोट्स पे। अब ये समझना है सेक्शन 25 ऑफ आरबीआई एक्ट क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अप्रूव द डिजाइन, डिजाइन ये इम्प्रूव करता है करेंसी नोट की, सेंट्रल गवर्नमेंट design, form and material of the bank notes after considering the recommendation made by Central Board of Reserve Bank of India। तो जो करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, डिजाइन देगा और उसको भेजेगा सेंट्रल बोर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड को भेजेगा और फिर सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, ये रिकमेंडेशन करेगी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, उसे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तब वो डिजाइन एक्सेप्ट होने के बाद ये सिंबल्स वगैरह आते हैं। और जहाँ तक बात है पास्ट में, अगर देखें पास्ट लिंकेजेस, तो कॉइनेज विद इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉसेस डेट बैक्स टू कुशानाज पीरियड से ये लिंक होता है। अब बैट्स, एक न्यूज़ है, बैट्स मींस चमगादड़ एविक्टेड, निकाले गए हैं मणिपुर केव से। ये मणिपुर पे प्री हिस्टोरिक केव है, स्टोन एज के लोग यहाँ पे रहते थे। एक बात और, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो इस गेम में क्या किया था, जापान जब मूव कर रहा था, जापान जब मूव कर रहा था मणिपुर और एडजॉइनिंग एरिया नागालैंड की तरफ, तो लोग इस केव को शेल्टर की तरह ही यूज किए थे। इसमें स्टेजेस कम्युनिटी रहती थी। तो इसमें जो है न्यू बैट्स पाए गए हैं, नए नए चमगादड़ पाए गए हैं बिलोंगिंग टू राइनोफिडे एंड दिस यू नो सिडेस फैमिली।
एंड हाउएवर दीज बैट्स वर किल्ड। इस रिपोर्ट में ये बताया गया, स्टडी नहीं बताया है कि ये 2016-17 के दौरान जो इस गेम में मतलब बैट्स को किल कर दिया गया था, ताकि टूरिस्ट के लिए और अट्रैक्टिव बन सके ये, ठीक है? तो इस केव का जो नाम है वो ध्यान में रखना है, खुई केव इसका नाम है, खंग कुई केव। इसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए स्टडी में ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट जो आई हुई है स्टडी करके, उसमें ये बताया गया है कि वैट्स को किल किया गया है पास्ट में, और इसमें न्यू वैट्स फाउंड किए गए हैं, न्यू वैट्स मिले हैं। तो ये इश्यूज थे जो इस वीक के हम लोगों ने डिस्कस किया। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।